हेलो दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आज मैं प्रकाश की प्रवर्तन चैप्टर खत्म होने के बाद आज उसका जो न्यूमेरिकल है उस चैप्टर से हम उस के लिए एक वीडियो लेकर आए जिसमें हम लोग पढ़ना है हम लोग को कि न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग को चिन्ह परिपाटी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बना दिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रकाश का प्रवर्तन का जो क्वेश्चन है यानी कि न्यूमेरिकल उसको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसको आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप जरूर सीखेंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो जो है आपके लिए किस तरह से बेहतरीन था। तो चलिए चलते हैं वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 मीटर लंबी वस्तु एक समतल दर्पण के सामने एक 6 मीटर लंबी वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमें ज्ञात करना है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले यह जो दर्पण है वह कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। क्या, समतल दर्पण। तो हम चिन्ह परिपाटी ये सभी में बताए थे, समतल दर्पण का गुण भी बताए थे कि हम समतल दर्पण से जितना आगे कोई वस्तु रखते हैं समतल दर्पण के ठीक उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पहला कंडीशन था। और दूसरा, हम समतल दर्पण के सामने जितनी लंबी वस्तु रखते हैं उसका मतलब कि उसी आकार का उसका प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है, हमें एक 6 मीटर लंबी वस्तु यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है। वस्तु की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं। h1 में कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। और फिर बोला कि एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर यानी कि यह जो है वस्तु की दूरी दिया हुआ है। वस्तु की दूरी कहे तो यू कितना मीटर, 2 मीटर पर। तो हमें ज्ञात करना है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h2 ज्ञात करना, h2 बराबर 1। दूसरा क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को हम v से सूचित करते हैं, हमें ये भी निकालना है। उसके बाद बोला कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी कि जो वस्तु है और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब की बीच की दूरी। तो अब देखेंगे सबसे पहले यह एक समतल दर्पण है, या समतल दर्पण को m और n मान लिया। अब कह रहा है कि इससे 2 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई, यानी कि यहाँ से हम 2 मीटर आगे ले लिए, मान लिया जाए यह कितना है 2 मीटर। और इससे आगे 2 मीटर कोई वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, जैसे यहाँ पर है। और यह वस्तु है, इसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने जितना आगे मतलब कोई वस्तु रखते हैं समतल दर्पण से ठीक उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर वस्तु की दूरी 2 मीटर है तो दर्पण से ठीक 2 मीटर पर उसका प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। और जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह वस्तु के आकार के ही होता है, यानी कि अगर समतल दर्पण के सामने 6 मीटर कोई ऊंची वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी 6 मीटर होगा। कितना, 6 मीटर। ये तो समतल दर्पण का गुण है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जैसे कि अब इसमें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 6 मीटर। कितना, 6 मीटर, क्योंकि समतल दर्पण का यही गुण है कि जितना कोई भी वस्तु अगर समतल दर्पण के सामने अगर 6 मीटर ऊंची है तो उसका प्रतिबिंब भी 6 मीटर का होगा। अगर 10 मीटर होता तो 10 मीटर होता। और प्रतिबिंब की दूरी जो है वह 2 मीटर, यानी वस्तु की दूरी जो है दर्पण से 2 मीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से 2 ही मीटर होगा। तो यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी कितना, 2 मीटर। अब बात रह गई कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर ए है और ये बी है, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ए डैश और बी डैश।
तो बोल रहा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, तो यानी कि वस्तु की दूरी कितना है, तो वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी बोले तो कितना u, और प्लस प्रतिबिंब की दूरी कितना है तो v है। तो u का मान कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और प्लस v का भी मान कितना दिया है 2 मीटर, तो यानी कि 2 2 4 मीटर, यानी कि जो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगा वह कितना होगा 4 मीटर, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी 2 मीटर और फिर दर्पण से प्रतिबिंब की भी दूरी 2 मीटर, तो 2 2 कितना हो गया 4 मीटर। तो ये इसका आंसर था। तो यानी कि जब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन था, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर आपतित होती है, तो इसका परावर्तन कोण का मान होता है। तो मैं आपको समय देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद करें, उसके बाद मैं फिर से करता हूं। तो देखिए, जैसे अगर आप सोच लिए होंगे कि यह जो 30 डिग्री जब है तो इसका आंसर भी परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, तो आप क्या किए होंगे जल्दीबाजी में कि आने की यह जो 30 डिग्री का कोण जो दिया हुआ है इसको आप आपतन कोण मान लिए होंगे, जो कि गलत है, क्योंकि यह बोल रहा है कि कोई किरण है वह दर्पण से आने की 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि हम इसको फिगर से समझाते हैं, ये कोई दर्पण है और इस पर कोई किरण आकर पड़ती है तो यह दर्पण से टकराने के बाद मतलब ठीक इसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो यह हो गया आपतित किरण और यह हो गया परावर्तित किरण। तो यह बोल रहा है कि जो किरण किसी बिंदु से टकराते हुए जो आपतित होती है वह जो किरण है वह दर्पण के साथ कई डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो हमें परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। किसका? परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो परावर्तन कोण इसमें है कौन, तो यह जो हो गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उससे हम परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि आर से सूचित करते हैं। तो यानी कि हमको इसका मान निकालना है, यानी कि आर का मान। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि यह जो कोण है यहाँ से यहाँ टोटल जो है यह 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यानी कि इसको आई ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण बराबर आई, आपतन कोण बराबर आई, और उसके बाद परावर्तन कोण बराबर आर, परावर्तन कोण आर। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं हम लोग कि यह जो यहाँ से इधर है वह 90 डिग्री का कोण है, तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं a प्लस आई बराबर 90 डिग्री, यानी कि जैसे कि यह जो कोण है a प्लस आई बराबर 90 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आई बराबर 90 डिग्री, जो कि a का मान जो है दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री। a का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। जैसे कि यहाँ से देखते हैं कि इसको हम इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ जो कोण है कितना डिग्री का 90 डिग्री का है, और यह जब 90 डिग्री का है यहाँ से इधर का मान जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसको आई माने और इसको ए माने, तो a प्लस आई बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 प्लस आई बराबर 90 डिग्री। तो 30 यानी कि आई बराबर हो गया 90 माइनस 30 डिग्री, तो हो गया आई बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो आई जो है आपतन कोण है, आई क्या है आपतन कोण। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि परावर्तन के नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कहें तो यानी कि आपतन कोण का मान आई, तो आई बराबर कितना निकला है 60 डिग्री, तो इसमें भी परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी कि परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री।
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन में जल्दीबाजी क्या कर बैठते हैं कि जैसे पढ़े इसी प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर आपतित होती तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट आप 30 डिग्री को हिट कर देते हैं, जो कि यह क्वेश्चन इस तरह से लिखा नहीं, कारण कि दर्पण के साथ कोई भी किरण जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर कहता विलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण है वह 30 डिग्री का कोण है तो वह आपतन कोण होता है, जो कि उसके बराबर परावर्तन कोण का मान होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज, एक अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज आपतित होती है। फलतः दर्पण द्वारा दर्पण के सामने 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है और दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या बताएं। तो यानी कि कोई अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस तरह से इसको m और इसको n मान लिए, और बीच से जो जाता है वह प्रधान अक्ष होता है, और यहाँ पर क्या है? P है यानी कि ध्रुव, और उसके बाद यहाँ पर जो होता है F होता है और यहाँ पर C होता है, यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी जो होता है यहाँ से जितना दूरी ये होता है, ठीक यहाँ से इतना दूरी पर ये होता है, दोनों की दूरी बराबर होता है। तो कह रहा है कि कोई भी यानी कि समांतर किरण पुंज आ रही है और अवतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि टकराती है, और टकराने के बाद उसका जो प्रतिबिंब है, मतलब जो मान लिया जाए कि हम ऐसे समझेंगे कि अनंत पर कोई वस्तु है और उससे कोई किरण आ रही है, तो अनंत से आने वाली सभी किरणें समांतर होती, प्रधान अक्ष के समांतर आती। तो ये इस तरह से हम ले लिए प्रधान अक्ष के समांतर। तो हम जानते हैं कि किरण आरेख के नियम से कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती हो तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बना होगा। जैसे यह जो बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज, तो यह जो है समांतर किरण पुंज आपतित होती है, यहाँ जाकर टकराती है। तो फलतः दर्पण द्वारा दर्पण के सामने 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं कि दर्पण के आप जब भी प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण यानी कि आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर होकर गुजरती है, तो यानी कि इसका प्रतिबिंब भी फोकस पर बना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं फोकस दूरी और बराबर प्रतिबिंब की दूरी। इस क्वेश्चन के हिसाब से फोकस दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी कहे तो b और फोकस दूरी कहे तो f। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बना है और यहाँ से जो यहाँ तक जो है यह फोकस दूरी भी है, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको प्रतिबिंब की दूरी भी कह सकते हैं। तो जितना दूरी फोकस दूरी को कहेंगे उतना ही दूरी हम प्रतिबिंब की दूरी भी कह सकते हैं। जबकि प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ है? प्रतिबिंब का दूरी फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तब हम लोग को कह रहा है कि एक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ जो दर्पण की फोकस दूरी कितना हो गया? 6.5 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या r बराबर जो होता है 2f होता है। क्या होता है? 2f। क्योंकि यह जो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो जितना दूरी ध्रुव से फोकस है उतना ही ठीक उससे फोकस से दूरी उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र स्थित होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगनी दूरी होती है, तो यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी है। तो फोकस कितना है? 6.5 सेंटीमीटर, 2 गुने 6.5 सेंटीमीटर, कहने का मतलब कि 6.5 दूनी 13 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हो गया 6.5 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। तो हम किए क्या कि जब भी यह जो किरण आरेख के नियम से चल सकता है कि अनंत पर कोई वस्तु उससे कोई समांतर किरण पुंज आ रही तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, यानी कि इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया? फोकस पर। तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सेम होगा, तो फोकस प्रतिबिंब की दूरी 6.5 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी भी 6.5 सेंटीमीटर। हमको यही निकालने बोल रहा था, और वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, तो 2 गुने f का मान 6.5 सेंटीमीटर,
तो इसको मल्टीपल किए तो 13 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, मतलब जो यह वस्तु है उसका आकार 7 सेंटीमीटर है, जो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मतलब कोई एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वह 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कि वह जो वस्तु है दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर मतलब कि कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति भी ज्ञात करें। सबसे पहले दिया क्या हुआ, तो सबसे पहले यह जो 7 सेंटीमीटर है वह वस्तु का आकार है। तो वस्तु का आकार आने की h1 बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, तो आने की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी बराबर आने की f बराबर यह जो अवतल दर्पण की बात किया है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती, क्या होती, तो ऋणात्मक। हम इसको -8 सेंटीमीटर लिखेंगे, -18 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसलिए फोकस दूरी जो है -18 सेंटीमीटर है। अगर उत्तल दर्पण होता तो प्लस में होता, क्योंकि हम इससे पहले जो है चिन्ह परिपाटी में ये सभी चीजें के बारे में बता दिए थे। अब क्या है कि कार्य अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वह जो वस्तु है रखी हुई है, तो यानी कि यह जो है वस्तु दूरी है, क्या है वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या है u बराबर कितना है 27 सेंटीमीटर। लेकिन यह जो है हमेशा चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो यह भी हो जाएगा -27 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि कितनी दूरी पर उस वस्तु को, मतलब कितनी दूरी पर एक पर्दे को रखे जो उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर सके उस पर्दे पर, जो आने की 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली कोई अवतल दर्पण है, उसके सामने हम कहाँ किसी पर्दे को रखे जो 27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, उसका प्रतिबिंब उस पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वह जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने का मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी बराबर वाट, प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी बराबर वाट, और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कहें तो h2 बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग को तो f दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो भी निकालना है, तो हम दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्योंकि दो जो मान दिया हुआ है f और u दिया हुआ है, तो v का मान निकालना है, तो v का मान संभव किससे है, तो दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। अब करना क्या है कि जहां जो है उसका मान हम पुट कर देंगे। तो देखिए 1/f का मान कितना दिया हुआ -18 बराबर 1/v, तो v का मान तो दिया नहीं क्योंकि इसका निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u, तो u का मान कितना दिया हुआ -1/-27, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके कारण ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/18 -1/18 बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस -1/27। यह जो हमको v का मान निकालना है, तो यह इधर माइनस में तो इधर आकर प्लस में, तो हो जाएगा -1/18 और प्लस 1/27 बराबर 1/v। तब ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और 27 का, तो आने की 18 दिया 54, 27 गुना 54, आने की एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 54। तो इसमें जो है इसको -1 गुने 18 को कितना बार पढ़ेंगे कि 54 आ जाएगा, तो 3 बार, तो 3 से गुना प्लस 1 गुने 27 गुना 54 बराबर 1/v। अब इधर हम लिखेंगे -1 गुने 3, तो -3 और उसके बाद प्लस 2। अब बराबर देखिए नीचे तो 54, उसके बाद 1/v
तो -3 और +2, -3 और +2 तो हो जाएगा -1/54, -1/54, अब बराबर हो जाएगा 1/v। तो हम कोना कोनी गुणा कर देंगे, यानी कि यह जो v इधर और इधर ये आ जाएगा, तो v बराबर -54 सेंटीमीटर, यानी कि जो v का मान आ गया है -54 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी कि जब -54 सेंटीमीटर आया अवतल दर्पण में, तो यह जो होगा वह वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी कि यह अतः यह प्रतिबिंब ने तो लिखेंगे इस तरह से, अतः प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। जो मतलब कि प्रतिबिंब जो प्रकृति पूछ लिया, तो प्रकृति क्या हो गया कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। और इसमें जो है प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, तो प्रतिबिंब का दूरी कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब का आकार। तो हम जानते हैं कि होता है माइनस प्रतिबिंब का आकार आवर्धन बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, तो m बराबर होता है -b/u और बराबर h2/h1। हम ये दोनों जो है आपस में बराबर है। h2 जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 जो है वस्तु की ऊंचाई, तब इससे हम निकाल सकते हैं, ये दोनों को बराबर करेंगे तो v बराबर कितना है 54, तो यानी कि -54, और उसके बाद u बराबर कितना, तो u बराबर -27 है। उसके बाद h2 कहे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ नहीं, हमें निकालना है h2। उसके बाद h1 कितना दिया हुआ है 7, तब देखिए निकालते तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, तो +54 और बटा -27 और बराबर h2/7, तो 27 दूना 54 यानी कि -2 हो गया, तो 2 हो गया, तो यानी कि हो गया h2 बराबर यह जो 7 है इधर आकर गुना हो जाएगा, तो -2 × 7, तो h2 बराबर हो गया 7 दूनी 14, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हो जाएगा वह 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर होगा। और जब वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में, तो वह नीचे की ओर होगा, तो इस कारण से प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हुआ माइनस हुआ, क्योंकि नीचे की सभी दूरी ऋणात्मक होती है, तो इस कारण से ऋणात्मक हो गया। और प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो यानी कि दर्पण से बाईं ओर ही बन चुका है, इस कारण से प्रतिबिंब की जो प्रकृति वास्तविक और उल्टा हुआ। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले दर्पण सूत्र प्रयोग किया, उसके बाद m बराबर जो आवर्धन होता है -b/u बराबर h2/h1, इस तरह से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना वर्धित हो, मतलब कि 4 गुना बड़ा हो। तो यह जो गोलीय दर्पण दे दिया है, तो यानी कि इसमें जो होता है अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो एक बार हमें लेकर चलना है प्रतिबिंब के बारे में कि एक बार आभासी प्रतिबिंब बनाना है और एक बार वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो है यह फोकस दूरी दिया हुआ है, तो लिख देंगे फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर। अब देखिए, और इसके बाद दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है 4 गुना वर्धित है, मतलब अगर वस्तु की ऊंचाई यानी कि इसको मान लेते हैं h1 अगर 1 है तो h2 जो होगा 4 होगा, यानी कि वस्तु की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचाई होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। तब इसको लिख सकते हैं इस तरह से, वस्तु की ऊंचाई कितना, वस्तु की ऊंचाई 1 और उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा 4, यानी कि कुल मिला के यह जो गुना गुनी वाला दिया रहता है वह m का मान दिया रहता है, यानी कि आवर्धन दिया हुआ रहता है, आवर्धन यानी कि m बराबर 4। जैसे कि यह जो है कि 4 गुना वर्धित हुआ है, तो यानी कि आवर्धित यानी कि आवर्धन दिया हुआ, तो m बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले हम एक बार में वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे और दूसरा बार में आभासी प्रतिबिंब के लिए लेंगे।
तो हम लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक, सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो हमें क्या निकालने बोला, बोला है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले बोलिए दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना वर्धित हो जाए, यानी कि वस्तु की दूरी पता करने बोला है कि वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु दूरी यानी कि u बराबर वाट। ठीक है, हमें वस्तु दूरी निकालना। तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेते हैं तो आवर्धन जो होता है माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस में। आवर्धन का 3 फॉर्मूला होता है जो कि आप याद कर लेंगे तो ठीक है। -b/u एक होता है और एक h2/h1 यानी कि जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है 1 - v/f। यह जो फॉर्मूला होता है वह बहुत कम ही दिखाई पड़ता है, बहुत ही कम बुक में मिलता है, लेकिन आवर्धन बराबर हम यह भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि 1 - v/f की, यानी कि जब प्रतिबिंब की दूरी दिया रहे तो फोकस दूरी निकालना हो तो इस फॉर्मूला का मतलब लगा सकते हैं। अगर फोकस दूरी दिया रहे और प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो भी इस फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं। तो इसमें फोकस दूरी दिया हुआ है लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं, तो अगर प्रतिबिंब की दूरी निकल जाती है तो वस्तु की दूरी निकालना आसान है। तो हम m बराबर इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। हालांकि आप इस प्रश्न को और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे। तो आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा? माइनस आवर्धन बराबर हो जाएगा -4। तो -4 यानी कि m बराबर हम लिख सकते हैं 1 - v/f, 1 - v/f। तो m का मान हो गया कितना? m का मान -4 और बराबर 1 - v का मान तो पता नहीं, लेकिन f का मान कितना है? -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर यानी कि 20 लिख दिए। तो यह जो आवर्धन -4 हो गया, इसमें एलसीएम लेंगे तो -20 एलसीएम लिए, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा -20 और फिर भी -v और बराबर जो हो गया इधर क्या हो जाएगा? -4। अब ये जो -20 है इधर आके गुना हो जाएगा तो -4 गुने -20 और बराबर हो जाएगा -20 और -v। तो यह जो हो जाएगा माइनस गुने माइनस तो प्लस और 20 यानी कि 80 हो गया। 80 बराबर -20 और -v। तो यह जो -20 जो है इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो 80 और माइनस कितना हो जाएगा? 80 और प्लस 20 और बराबर -v। तो यह जो 80 और 20 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 बराबर हो गया -v यानी कि v बराबर -100 यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी हो गया 100 हो गया। कितना हो गया? 100। तब हमको प्रतिबिंब की दूरी भी पता हो गया, फोकस दूरी भी पता हो गया, तो हमें निकालना है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी जब निकालना है तो हम दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दर्पण सूत्र से लगाएंगे तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी कि 1, f का मान कितना है? -20 सेंटीमीटर यानी कि 20। उसके बाद बराबर 1/v, v का मान कितना है? -100 और प्लस 1/u। अब ये जो है इस पार्ट को इधर लेके चलाते हैं, तो ये जो माइनस में इधर है तो इधर आकर प्लस में, तो -1/20 और प्लस 1/100 बराबर 1/u। तो ये देखिए एलसीएम ये दोनों का कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर जो है -1 है तो 20 को कितना बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा? तो 5 बार। तो यानी कि ऊपर -1 में गुना करेंगे 5 है तो -5 और प्लस अब 100 को कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा? तो 1 बार। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/u। तो -5 और प्लस 1 तो हो जाएगा -4/100, -4/100 और बराबर हो जाएगा 1/u। तो इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि हो जाएगा -1/25 बराबर 1/u। तो हम कह सकते हैं u बराबर -25। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है तो यानी कि वस्तु की दूरी इतना हो गया -25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बोल रहा है कि कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना वर्धित हो। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक रहता है तो वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर। अगर हम अब लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब के लिए, किस प्रतिबिंब के लिए?
तो लिखते हैं आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है? क्योंकि इसमें गोलीय दर्पण है। अगर अवतल उत्तर लगा देता तब तो कोई दिक्कत नहीं, गोलीय दर्पण है तो इसमें आभासी भी प्रतिबिंब बन सकता है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बन सकता है, इसलिए हम दोनों कंडीशन को लेकर चल रहे हैं। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन जो होता है वह प्लस में हो जाता है, यानी कि m बराबर जो रहेगा केवल 4 रहेगा आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो फिर से m बराबर हम फार्मूला लगाते हैं, m बराबर हो जाएगा क्या, m बराबर 4 है तो 4 ही रह जाएगा, 1 माइनस v बटा f लगा देते, तो 1 है तो 1 और माइनस v का मान कितना हो जाएगा, तो v का मान तो दिया नहीं क्योंकि v का मान हमें फिर से निकालना है आभासी प्रतिबिंब के लिए, और f कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है -20, तो 4 हो गया, तो 4 हो गया तो यानी कि बराबर इधर तो हो जाएगा -20 और उसके बाद इधर कितना हो जाएगा -20 और -v, तो यह जो है इधर आकर गुना हो जाएगा तो -4 गुने -20 और बराबर -20 और -v, यानी कि यह जो -20 है या इसमें आकर गुना हो जाएगा तो 4 गुने -20 और यह जो केवल -20 और -v या इधर ही रह जाएगा, तब ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुने -20 तो -80 और बराबर -20 और -v, यह जो -20 है इधर आकर जुड़ जाएगा, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में, तो -80 और +20 और बराबर -v, तो देखिए यह हो जाएगा कितना -80 और +20 तो हो जाएगा -60 और बराबर -v, तो माइनस माइनस खत्म, तो हो जाएगा v बराबर 60। तो यानी कि जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से आने की प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह 60 सेंटीमीटर होगा। तो हमें वस्तु की दूरी भी निकालना है कि आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें वस्तु को कितना दूरी पर रखना है, तो फिर से लगाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र कहें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f कहें तो f का मान कितना -20 सेंटीमीटर, तो -20 बराबर 1/v का मान कितना 60 और प्लस 1/u, तो इसका जो मान है यह जो प्लस में इधर है तो इधर आके माइनस में, तो हो जाएगा -1/20 और -1/60 और बराबर 1/u। तो इधर से चलते हैं, अब जैसे ये दोनों कैल्शियम 20 और 60 कैल्शियम लेंगे तो 20 और 60 कैल्शियम तो 60 ही रह जाएगा, तो इसके ऊपर -1 और गुने 20 को कितना बार पढ़ेंगे कि 60 के बराबर है, तो 3 बार पढ़ते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो माइनस है तो माइनस, उसके बाद 60 को यानी कि 1 गुने 60 को कितना बार पढ़ेंगे कि 60 आ जाएगा तो 1 बार और बराबर 1/u, तो -1 गुने 3 तो -3 और -1 गुने 1 तो -1 और बटा 60 बराबर 1/u, तो -3 और -1 तो -4/60 और बराबर 1/u, तो 1/u हो गया, तो 15 चौका 60 यानी कि 15 चौका 60, तो हो जाएगा -1/15 बराबर 1/u, तो u बराबर कह सकते कि -15। तो हमें प्रति वस्तु की दूरी निकालने बोल रहा था, तो गोलीय दर्पण दे दिया, इस कारण से हमें वास्तविक प्रतिबिंब भी लेना पड़ा और उसके बाद आभासी प्रतिबिंब के लिए भी लेना पड़ा। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी निकालने बोल रहा था, तो आवर्धन दिया हुआ था कि आवर्धन बराबर 4 है, तो आवर्धन का 3 फार्मूला होता है। एक आवर्धन जैसे कि याद कर लेंगे कि आवर्धन बराबर एक होता है -v/u, एक होता है h2/h1 और एक होता है 1 -v/f, ये तीनों फार्मूला को याद रखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जो 5 क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, यानी कि इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल हो प्रकाश का परावर्तन संबंधित तो आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आप अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।